नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में किस तरह शिकायत दर्ज की जाती है और क्यों की जाती है, वो सारी तफसीलात लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। कुछ वीडियोस दिखाऊंगा जहाँ पे किस तरह से जो है मुसलमान, कोई आदमी बस्ती में घूमता है तो उसको मुसलमान कह करके मारने की कोशिश की जाती है। बाज़ जगह कुछ ऐसी वीडियोस आए सहारनपुर से और दीगर इलाक़ों से जहाँ तबलीगी जमात से वाबस्ता होने की वजह से वो चाहे निज़ामुद्दीन गए हों कि ना गए हों, उनको उठा करके क्वारंटाइन किया जा रहा है और किसी तरह की भी उनकी जो है निगहबानी या उनकी जो उनके साथ खाने पीने का इंतज़ाम किया जाना चाहिए नहीं की जा रही। ये सारी तफसीलात आ रही हैं। मैं उन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालूँगा और वीडियोस भी दिखाऊँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नए अफराद जो जुड़ रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और अहबाब को सीधी बात से जोड़ने में हमारी मदद करें। और इसके अलावा जो बारहा आप लोगों से अपील की जा रही है उसके लिए नीचे यहाँ पर तफसीलात दी जा रही हैं, उस पर गौर व खौस करें इदारे को मजबूत करने के लिए। नाज़रीन कल रात तक भी हमारी टीम ने जम्मू कश्मीर में मौलाना शकील नदवी के साथ मिल कर के गरीब लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। ताज़ा तस्वीरें इस वक्त निकल कर के हम लोगों के सामने आ रही हैं। ये आप तमाम चीज़ें देख सकते हैं कि जो है बहुत सारे लोग, लगभग कल बहुत सारे लोगों को जो है रात में भी जो है राशन पहुंचाने की कार्रवाई जारी रही, इसलिए कि लोग बड़े परेशान थे और बहुत सारे लोगों को वक्त पर जो है राशन ना पहुंचने की वजह से बड़ी परेशानियां हो रही थी। इस वजह से जो है जम्मू के पुलिस अफसरान और वहाँ के सरकारी वहदेदारान को साथ लेकर के रात भर जो है राशन उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जिन लोगों के पास राशन हरगिज़ भी मौजूद नहीं था। ये बहुत सारी तस्वीरें हैं नाज़रीन, बहरकैफ आपके लिए हम लोगों ने रखी हैं, आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन बेंगलुरु में भी मुख्तलिफ़ लोग काम कर रहे हैं। हमारे मौलाना मुत्तहर सिराजी साहब और मुबारक साहब भी जो है अपने अपने इलाके में जो है राशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं, राशन भी पहुंचा रहे हैं, ज़रूरतमंदों तक बनाकर की भी जो है खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे अफराद जो इस वक्त गरीबों का ख्याल रख रहे हैं, मज़दूरों का ख्याल रख रहे हैं, उनके भूख का ख्याल रख रहे हैं, ये वाकई में जो है काबिल सराहना है। क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हुए लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान तबका है वो गरीब और मज़दूर तबका है जो रोज़ाना कमाता है और रोज़ाना खाता है। बहरकैफ नाज़रीन आइए हम फिर आगे बढ़ते हैं और इस वक्त जो है सबसे अहम तरीन ख़बर जो मुझे आप लोगों के सामने रखना है वो ये है कि जो है मैं कुछ एक वीडियो दिखाता हूँ। बताया जा रहा है कि राजस्थान की ये वीडियो है, किस तरह से जो है नाम पूछा जा रहा है, मज़हब पूछा जा रहा है और इसमें जो आवाज़ लगाई जा रही है। रात के वक्त में ये शख्स टहल रहा था, वो कह रहा है कि उसका नाम क्या है, उसकी ज़ात क्या है, लेकिन इसके बावजूद पहले ही लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मुसलमान है। 200 के करीब लोगों ने जो है रात के अंधेरे में इसको घेर लिया और उसको हरासा और परेशान करने की कोशिश की। मैं ये वीडियो जो इस वक्त वायरल हो रही है और इस शख्स के जो सवालात पूछे जा रहे हैं वो वीडियो आप लोगों के सामने रखने के बाद, और ये शख्स ख़ुद को पेश भी कर रहा है, देखिए जो वीडियो बना रहा है, ये वीडियो ले जा कर के आप लोग जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पूछ रहा है कि तुम मुसलमान है, न जाने किस किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत फैला रहे हैं, पहले तो मीडिया के ख़िलाफ़ और मीडिया की वजह से जो नफ़रत का माहौल बना है आवाम में, इन लोगों के ख़िलाफ़ भी जो है क़ानूनी कार्रवाई होना चाहिए। पहले आप इस वीडियो को सुने, उसके बाद में कुछ और इमेजेस दिखाने के बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में किस तरह केस दर्ज करते हैं उसकी तफसीलात लेकर के आया हूं, वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। हेलो भाई साहब, ये देखो एक मुसलमान हमने हमारे गांव रागा छोटी के जोड़ में पकड़ा है। ये कहाँ का रहने वाला है पता नहीं,
और हमारे गांव के कम से कम 200 आदमी यहाँ पे हैं। आप मैं सबको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए फरेस लगा के कितने आदमियों ने इसको पकड़ा है। कहाँ का रहने वाला भैया? देवीपुर। हाँ, देवीपुर। यहाँ क्या करने के लिए आया है? मंदिर देखने को गई। कहाँ से? पास थोड़ा पीछे रहे, थोड़ा पीछे रहे। यहाँ क्या करने के लिए आया था? भागा क्यों वहाँ पे? यहाँ से भाग क्यों गया है वहाँ पे? तो आप रोड पे ही चलना था ना। आपकी जाति धर्म क्या है? हाँ, जाति क्या है? जाति हाँ, मुखर्जी। मुखर्जी मतलब मुल्ला जी। कटुआ उसी को बोलते हैं ना, कटुआ। कटुआ तुम लोग पैदा नहीं होते हो। कटुआ तुमको पैदा होने के बाद में कटुआ बनाया जाता है, तब मुसलमान बनते हो तुम। भगवान तुमको बनाता है क्या? मुस्लिम पैदा करता है। यहाँ क्यों आया तू? अच्छा, ये गांव राका छोटी के अंदर है भाई, जोड़ के अंदर है। हमने यहाँ पकड़ रखा है और इसको देख लो। मैं गांव राका छोटी और राका बड़ी के बीच से हमारे 5 किलोमीटर का जोड़ है। उस जोड़ में पांडवाना में इसको पकड़ा है और कांद्रान मोड़। अभी हमने सादुलपुर थाना से पुलिस बुलाई है, पुलिस के अलावा कर देंगे इसको। आप सभी को जानकारी देते हैं, अपने अपने गांव में चौकी लगा के बैठ जाओ, इन मुसलमानों से सावधान रहो। हाँ ठीक है। ये मैं वीडियो अपने ग्रुप में भेज रहा हूँ, ध्यान से देखना। नरेश करिए। ओके नरेश। नाज़रीन, आपने इस वीडियो को देखा, इसमें नफरत को देखा आपने। ये नफरतें सारी फैला रहा है मीडिया। मैं इस वक्त एक ZTV का इमेज दिखाना चाहता हूँ, जिसको अरुणाचल के पुलिस ने भी ट्वीट किया है। इसमें आप लोग बगौर देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने ट्वीट करके जी न्यूज़ वाले को फटकार लगाई है कि तुम फेक न्यूज़ फैला रहे हो। दिस इज टू क्लेरिफाई दैट अरुणाचल प्रदेश हैज़ गॉट ओनली 1 COVID-19 पॉजिटिव केस टिल डेट। यानी आज तक सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में एक ही जो है पॉजिटिव का केस मिला है। लेकिन आप इस इमेज के नीचे आप आकर के देखें कि ये जी न्यूज़ वाला नीचे क्या दे रहा है। सबसे नीचे जो वाइट और ब्लैक में जो नज़र आ रहा है, हिंदी में लिखा हुआ है कि जो है अरुणाचल प्रदेश में 11 पॉजिटिव के केस मिले हैं। खुद अरुणाचल प्रदेश ने इसको ट्वीट करते हुए, दिस रिपोर्टिंग बाय जी न्यूज़ इज फॉल्स एंड डज नॉट कैरी एनी ऑथेंटिसिटी बोल रहा है। यानी कि इसकी कोई मुसद्दिक़ा या तस्दीक नहीं है और जी न्यूज़ जो है झूठी खबरें फैला रहा है। अब इन तमाम चीज़ों को आप दलाइल बना सकते हैं। नाज़रीन, ये सिर्फ हिंदुस्तान और कुछ इलाक़ों में होता है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाता है। मैं कुछ और इमेजेस जो इस वक्त वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया में शेयर हो रहे हैं, जो रियलिटी है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, बहरकैफी एक न्यूज़ है जो आ रही है इस वक्त, ये है कि जो है लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने पर जो कि योगी की जानिब से किया गया था, राम जन्मभूमि के एक मखसूस प्रोग्राम में शरीक हुए थे, तो जर्नलिस्ट ने एक सवाल कर लिया, तो उस जर्नलिस्ट के खिलाफ ही जो है इस वक्त पूरी तरह से केस दर्ज कर लिया गया है। उसने सिर्फ ये सवाल पूछा था कि जो है राम जन्मभूमि के मौके पर आपने जो है वहाँ शिरकत क्यों की थी जबकि लॉकडाउन चल रहा था। तो सिर्फ ये सवाल करने का सज़ा जर्नलिस्ट को ये मिल रही है कि उसके खिलाफ जो है PTI के हवाले से उस जर्नलिस्ट के खिलाफ जो है इस वक्त केस दर्ज कर लिया गया है। ये है नाजरीन इस वक्त के हमारे हिंदुस्तान के हालात। लेकिन यही जब आप दीगर मुल्कों में नफ़रत फैलाते हैं या सोशल मीडिया में रत्ती बराबर भी किसी भी मज़हब को निशाना बनाते हैं तो क्या होता है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। इस वक्त देखिए, एक तस्वीर यहाँ बदलेगी आपकी। इस शख्स का नाम है, ये तो कुवैत का है, नंदा कुमार मूर्ख मठ ऐसा कुछ नाम आ रहा है इसका, नंदा कुमारन मूर्खट। आप इसके राइट साइड में जहाँ पे जो है ग्रीन कलर वगैरह में देख रहे हैं, तो कमेंट्स में देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने, ये शख्स जो काम करता है वो कुवैत में,
यानी कि मुस्लिम ममालिक में ये लोग काम करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, सुबह से शाम तक वहाँ मुसलमानों के साथ रहेंगे, और जब बात हिंदुस्तान की आ जाती है तो वहाँ के मुसलमानों को जो है जिहादीस कह करके पुकारेंगे, उनको अलग अलग नामों से पुकारेंगे। ये पूरी उसकी तफसीलात है। कुवैत में जो कोई भी रह रहा है वो इस शख्स के ख़िलाफ़ कंप्लेंट कर सकता है, और मुस्लिम ममालिक में धर्म के नाम पर किसी भी तरह की जो है चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। मैं हाल ही में एक शख्स ने किस तरह से जो है कोरोना वायरस को लेकर के नफ़रत फैलाने की कोशिश की थी। राकेश बी कित्तूरमठ, जो कि दुबई की एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा था, तो उसने जब कोरोना वायरस को लेकर के हिंदुस्तानी मुसलमानों को टारगेट किया और उसके ख़िलाफ़ जब अचानक उसके ख़िलाफ़ जो है शिकायत दर्ज की गई, तो किस तरह फौरी हुकूमत दुबई की पुलिस जो है शुरता वहाँ की जो है हरकत में आती है। फिर उसके बाद उसके ख़िलाफ़ जो है पूरी तरह से केस दर्ज की जाती है। तो उस वक्त दुबई पुलिस की जानिब से GMBX एमरिल जो एक कंपनी है, जिस कंपनी में ये शख्स काम कर रहा था, देखिए किस तरह से वहाँ से चली जाती है कि दुबई पुलिस किसी भी हालत में दुबई की यहाँ पे जो है टॉलरेट नहीं करती कि किसी भी मजहब को निशाना बनाया जाए। लिहाजा जो है फौरी तौर पर जो है उस शख्स को काम से निकाला जाए, और उस शख्स को काम से निकाला भी गया और फैसला कंपनी की तरफ से ले लिया भी गया। तो नाज़रीन, ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात है। मैं इसलिए कहता हूँ कि इस तरह की सूरत हाल हम भी इख्तियार कर सकते हैं। हमारे पास रास्ते हैं, लेकिन हम लोग कोई आगे बढ़ते नहीं हैं। बहुत सारे लोग कई दिनों से मुझे पूछ रहे थे कि आप शिकायत कर रहे हैं कि बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं हम लोग, जो है पुलिस थाने में शिकायत करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक तरीक़ा हमारे पास जो है वो है प्रेस ऑफ काउंसिल। मैं कई दिनों से लोगों ने भी कह रहे कि किस तरह से यहाँ पे शिकायत दर्ज करती है, तो मैं आपको उसकी कुछ तफसीलात बयान करता हूँ जो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। अगरचे काउंसिल शिकायत बज़रिए ईमेल भी कबूल करती है, उसकी ईमेल और नंबरात भी मैं बोलूँगा आखिर में, ताहम अलग से दस्तखतशुदा शिकायत के ज़रिए काउंसिल को तवज्जो दिलाना ज़रूरी होता है। यानी कि आप ईमेल भी करें और अज़ब खुद दफ्तर में जा कर के अगर ये शिकायत पेश की जाए तो उसका सबसे ज़्यादा असर होता है। ये खुद जो है उनके वेबसाइट में दिया गया है। क्यों शिकायत कब दर्ज कर सकते हैं? किसी भी फ़र्द के लिए रास्ता खुला है कि वो सहाफ़त के एतराफ़ शुदा अखलाक़ी उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाले अखबार के ख़िलाफ़ प्रेस काउंसिल में शिकायत दर्ज करे। ऐसी किसी शिकायत के लिए शिकायत कुनंदा के खुद का सितम रसीदा होना या बराह रास्त मुलव्वस होना ज़रूरी नहीं है। यानी वो चीज़ मुझे ही तकलीफ पहुंचाई है वो ख़बर, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी पूरी कम्युनिटी को तकलीफ़ हो रही है तो भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मुबैना तौर पर खिलाफ वर्जी किसी अखबार में शाये होने वाली खबरों या बयान की इशाअत या अदम इशाअत या दीगर मवाद जैसे कार्टून, तस्वीर, पोस्टर या इश्तिहार में हो सकती है। जैसे कि द हिंदू ने किस तरह से जो है कोरोना वायरस को लेकर के मुसलमानों के साथ जोड़ने के लिए उसने जो कार्टून बनाया, और दीगर कई अखबारात ने कई दिनों तक कार्टून बना करके शाये करते रहे कोरोना वायरस को तबलीगी जमात से जोड़ करके और मुसलमानों से लेकर। एडिटर, वर्किंग जर्नलिस्ट किसी अखबार के अमले के जरिए या आज़ादाना काम में मसरूफ़ किसी भी पेशावराना बदसलूकी के खिलाफ भी आवाम के किसी मेंबर की तरफ से मुकदमात दायर किए जा सकते हैं। यानी आम आदमी उठ करके किसी भी एडिटर के खिलाफ, किसी भी वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ जो है यह प्रेस ऑफ काउंसिल में आप लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं। किसी खबर रसा एजेंसी के जरिए मुंतकिल करदा किसी भी मामले के खिलाफ भी दर्ज हो सकती है। यानी बड़ी बड़ी एजेंसी होती है, जैसे मैंने कई दिनों से आपको ENI की खबरें दिखा रहा हूँ कि किस तरह जो है मामूली सी बात को लेकर के जो है मैंने नोएडा पुलिस के सिलसिले में ENI नोएडा को जो धमकियाँ जो उसने डांट और फटकार लगाई थी कि किसी ने भी ऑफिशियली ये रिकॉर्ड नहीं दिया था कि ये लोग तबलीगी जमात से मुतासिर हैं, लेकिन जो है ENI ने उसको तबलीगी जमात के लोगों के साथ मुतासिरीन कह करके जोड़ दिया। तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। इस तरह ये खबर रसा एजेंसी है, एजेंसी अलग होती है। आज एजेंसी वो होती है कि जो खबरें कलेक्ट करके चैनलों को भेजती है और चैनल उन खबरों को लेकर के अपना मसाला लगा करके भेजते हैं। कभी कभी एजेंसी खुद जो है रियलिटी के बजाय जो है उसके साथ मसाला लगा करके भेजती है, जैसे नोएडा पुलिस ने उसको फटकार लगाई थी। तो एजेंसियां ऐसी होती हैं जो खबरों को पूरे मुल्क भर से, पूरे आलम भर से, बहुत बड़ी बड़ी है, PTI है, ENI है, UNI है, UNN है, बहुत सारे ऐसी एजेंसियां हैं जहां से खबरें कलेक्ट की जाती हैं। ये सारी चीज़ें जो है इनके सब्सक्राइबर्स होते हैं दीगर चैनल्स। जाहिर सी बात है कि एक चैनल उतना बड़ा जो है पूरे आलम में अपने रिपोर्टर्स को फैला नहीं सकता।
उतना बड़ा बजट उसके पास होता नहीं है। तो होता क्या है कि चैनल्स जो है एजेंसीज के सब्सक्राइबर्स होते हैं, यानी एजेंसी जो उनको देती हैं वो खबरें ले लेते हैं, फिर उसको जो है उसके अपने लंबे अथवा उनको माहाना लाखों के रुपए में पेमेंट करना होता है, किसी को सालाना, या कोई लाइफ टाइम सब्सक्राइबर होता है जिसको करोड़ों रुपए बैक वक्त अदा कर दिए जाते हैं, और वो लाइफ मेंबरशिप होने की वजह से उनके वेबसाइट में शाये होने वाले या उनके जो है मेल से आने वाले खबरों को जो है चैनल्स को और प्रिंट मीडिया को, दीगर जो भी ज़ैली जो शोबे हैं वहाँ तक एजेंसियों के ज़रिए से खबरें आती हैं। अब ये सारी की सारी एजेंसियाँ जो है वो यहूदियों के पट्टों हैं, और बिलखुसूस यहाँ तो जो है जो हालात है वो आप जानते हैं। खैर ये अलग मौजू है। किसी खबर रसा एजेंसी के ज़रिए मुंतकिल करदा किसी भी मामले के खिलाफ भी शिकायत हो सकती है। प्रेस काउंसिल इंक्वायरी तरीक़ेकार के ज़ाब्ते 1979 में के तहत काउंसिल को दर्ज झेल वक्फों में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। मसलन ये कि रोज़नामा जैसे डेली जो आपके पास आते हैं प्रिंट एडिशंस, न्यूज़ एजेंसियां और हफ्तावारी, अगर किसी भी अखबार में न्यूज़ एजेंसी, रोज़नामा या 2 माह ये क्या कहते हैं हफ्तावारी वीकली जो अखबारात होते हैं, अगर उसमें शाये होती है कोई खबर जो आपको तकलीफ दे होती है, आपकी कम्युनिटी को, आपकी समाज को, तो 2 महीने के अंदर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं प्रेस काउंसिल के अंदर। इसके अलावा दूसरे तमाम मामलात में, यानी कि अगर जैसे सोशल मीडिया में हो या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, मेन स्ट्रीम मीडिया में, इस तरह यहाँ पर अगर कोई खबरें शाये करती हैं जो आपको ठेस पहुँचाने वाली होती हैं, कम्युनिटी को ठेस पहुँचाने वाली होती है, तो 4 महीने के अंदर, यानी आपके पास 4 माह का वक्फा होता है कि उन खबरों को कलेक्ट करके आप जो है प्रेस काउंसिल में शिकायत दर्ज करें। अब आइए कि शिकायत कैसे दर्ज की जाएगी, क्या डायरेक्ट दर्ज करना है या पहले अखबारात को भी लिखना होगा। वो प्रेस काउंसिल के वेबसाइट में दर्ज तफसीलात के मुताबिक इंक्वायरी रेगुलेशंस का तकाजा है कि इब्तिदाई तौर पर शिकायत कुनंदा को अखबार के एडिटर की तवज्जो इस बात की तरफ मबजूल करवाना चाहिए कि वो किस चीज़ को शिकायत कुनंदा सहाफ़ती अखलाकियात की खिलाफ वर्जी या अवामी जायके के खिलाफ जुर्म समझता है। यानी उसको जिस खबर पर ऑब्जेक्शन है उसके लिए सबसे पहले एडिटर को लिखना होगा कि आपने ये गलत किया। एडिटर को इस तरह का इब्तिदाई तौर पर दिया जाने वाला हवाला उसे पहली बार मामले से निमटने का मौका फराहम करता है, और इस तरह जवाब दहिंदा के लिए इस तरह की तदारुक की कोई कार्रवाई करने का मौका होता है, क़ब्ल इसके कि वो काउंसिल में शिकायत दर्ज करना मुनासिब समझे। यानी काउंसिल जाने से पहले एडिटर को खत लिखे और उसको जो है उस पर ऑब्जेक्शन करे कि आप ये लोग चीज़ गलत कर रहे हैं। ये कायदा ज़रूरी है क्योंकि एडिटर को अपने इल्ज़ाम लगाने वाले की शनाख्त और शिकायत की तफसीलात से वाकिफियत होती है। ये बात काबिल फ़हम और मुमकिन हो सकती है कि किसी मामले में शिकायत कुनिंदा को किसी तरह से गलत तौर पर आगाह किया गया या हक़ाइक़ की उसे गलत तशरीह बताई गई हो। दूसरों के सिलसिले में ये नादानिस्ता गलती का मामला हो सकता है, जबकि मुदीर कबूल करने और किसी सूरत हाल को दुरुस्त करने की हालत में होता है। अगर शिकायत करने वाला मुतमईन हो तो मामले का इख्तिताम भी हो सकता है, लेकिन जब भी अखबार के एडिटर से रुजू के बाद कोई फ़र्द शिकायत को आगे बढ़ाना चाहे तो उसे एडिटर के साथ की गई ख़त किताबत की तफसीलात, यानी आपने कोई शिकायत की थी तो उसका प्रिंट ले ले, अपनी शिकायत की कापियों के साथ मुंसलिक करे जो आप प्रेस काउंसिल को शिकायत कर रहे हैं। अगर एडिटर की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है, यानी आपने एडिटर को शिकायत की और उसको लापरवाही में डाल दिया, एडिटर कोई जवाब नहीं दिया है, तो उसका भी उस शिकायत में हकीकत का जिक्र करना चाहिए जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं। शिकायत कुनिंदा को अपनी शिकायत में अखबार, एडिटर या सहाफ़ी का नाम और पता बताना चाहिए जिसके खिलाफ शिकायत करने का फैसला किया गया है। यानी आप किसी अखबार के खिलाफ हैं तो उस अखबार का एड्रेस निकालें, किसी सहाफ़ी के खिलाफ या किसी एडिटर के खिलाफ उसका एड्रेस निकाला जाए, उसको मेंशन किया जाए। इस मामले के क्लिपिंग या खबरों की इशाअत की असली या खुद की तस्दीक शुदा कापी मकामी ज़बान में होने की सूरत में उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा, यानी मिसाल के तौर पर मैं कर्नाटक में हूँ और कर्नाटक के मकामी कन्नड़ा अखबारात ने कोई शरारत की है और तो उसका चूंकि वो लोग जानते नहीं कन्नड़ा ज़बान, तो उसकी क्लिप लेने के साथ साथ उसमें जो बात बयान की गई है उसका अंग्रेजी में तर्जुमा करें और उसकी कॉपी भी मुंसलिक किया जाना चाहिए। शिकायत कुनिंदा को यह बताना होगा कि किस इख्तिबास या खबर का कौन सा हिस्सा या मवाद शिकायत की जद में आता है। यानी आप पूरी खबर का हिस्सा ले लिया, जाहिर सी बात है कि खबर का हर लफ्ज़ पर आपको शिकायत नहीं होगी, वो मखसूस तौर पे जो इसको निशाना बनाए होते हैं उसको आप अलग से छांटना होगा कि इस
تحریر کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، یہ قابل اعتراض ہے۔ اسے دیگر متعلقہ تفصیلات بھی فراہم کرنی چاہیے۔ کسی شائع شدہ مواد کے نہ ہونے کی صورت میں اس کے خلاف شکایت معاملے میں شکایت کنندہ کو یقیناً یہ کہنا ہوگا کہ یہ صحافتی اخلاقیات کی خلاف ورزی کا حصہ کیوں کر بن سکتا ہے۔ جب آپ آبجیکشن کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، تو اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ کوئی صحافی کسی چیز کو، اگر کوئی اینکر کسی چیز کو پیش کر رہا ہے تو وہ کس لیے مضر ثابت ہو سکتی ہے؟ سماج کے لیے، اس کی ذات کے لیے، اس کے مذہب کے لیے اور مذہب کے ماننے والوں کے لیے اس کو مینشن کرنا ہوگا۔ کونسل کسی بھی ایسے معاملے سے نہیں نمٹ سکے گی جو عدالت میں زیر سماعت ہو۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے پہلے کوئی معاملہ لے کر کے کسی ایڈیٹر کے خلاف، کسی چینل کے خلاف میں نے اگر چلا گیا اور سپریم کورٹ میں اگر دائر کر دیا یا پولیس تھانے میں جا کر کے خلاف اگر شکایت درج کیا، تو پھر یہاں پر پریس کونسل درمیان میں نہیں آتا۔ شکایت کنندہ کو اعلان کرنا ہوگا کہ اس نے اپنے علم اور یقین کے بہترین کیفیت کے ساتھ تمام متعلقہ حقائق کونسل کے سامنے رکھا ہے اور یہ زیر شکایت الزام کے کسی بھی معاملے کے سلسلے میں کسی عدالت میں کوئی کارروائی زیر سماعت نہیں ہے۔ اگر عدالت میں زیر سماعت ہے تو پھر پریس کونسل اس میں مداخلت نہیں کرتا، اس کیس کو نہیں لیتا۔ یہ اعلامیہ بھی ضروری ہے کہ اگر وہ انکوائری کے دوران کونسل کے سامنے شکایت کے الزام کا کوئی بھی معاملہ کسی قانون کی عدالت میں ہونے والی کسی بھی کارروائی کا موضوع بن جاتا ہے تو وہ کونسل کو فوری طور پر مطلع کرے۔ مثال کے طور پر میں نے ایک موضوع کو لے کر کے شکایت درج کی، اب پتا چلا کہ جو ہے اسی موضوع کو لے کر کے کوئی اور بھی فریق ہے جو عدالت میں شکایت کر چکا ہے، وہی اس کی شکایت ہے جو مجھے ہے، تو پھر اس کی بھی اطلاع ہم کو پریس کونسل میں دینی ہوگی۔ بعد میں بھی اگر اطلاع ملی کہ بھائی یہ معاملہ اس وقت عدالت میں اس موضوع کے تحت چل رہا ہے، اس کے بعد پریس کونسل کیا فیصلہ لیتی ہے وہ اس کے ذمہ ہے۔ ایک اخبار، صحافی یا کوئی ادارہ یا فرد مرکزی یا ریاستی حکومت یا کسی بھی تنظیم یا شخص کے خلاف پریس کے آزادانہ کام میں مداخلت یا پریس کی آزادی پر تجاوزات کے لیے شکایت کر سکتا ہے۔ اس طرح کی شکایت میں مبینہ خلاف ورزی کے بارے میں مکمل تفصیلات ہونی چاہیے، جس کے بعد کونسل اوپر کی گئی انکوائری کے طریقہ کار پر عمل کرے گی۔ کونسل کی ظاہر کردہ رائے ذیلی طور پر دو کارآمد مقاصد حاصل کرتی ہے۔ پہلی یہ کہ پریس کی آزادی کے نام پر کوئی غلط روی کسی کی توجہ کے بغیر یا احتجاج کی انگلی اٹھائے بغیر نہیں رہ سکے گی۔ دوسری یہ کہ پریس کو خود اپنے مفاد میں گھماؤ پھراؤ جیسے یا قابل اعتراض تحریریں پیش کرنے میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی تحریریں جنہیں صحافتی اخلاقیات کے تسلیم شدہ معیار کے نیچے خود کو کونسل جیسی کسی جیوری نے سمجھا ہو، جو خود پریس ہی کی جانب سے تشکیل شدہ ہو، کیونکہ اس سے پریس کی بہت قیمتی آزادی کا بڑا نقصان ہوتا ہے جب کوئی کسی کو اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتا ہے، جیسا کہ آج پورا کا پورا میڈیا اپنی آزادی کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ اسکرین پر کچھ ایڈریس ہیں، میں آپ کو بتا دوں، آپ دیکھ لیں کہ پریس کونسل آف انڈیا میں اگر آپ شکایت درج کرنا چاہتے ہیں تو آپ جب شکایت کریں گے تو جو ایڈریس اوپر لکھیں گے دی سیکریٹری پریس کونسل آف انڈیا اور سوچنا بھون 8C/G وہ کمپلیکس، لودھی روڈ، نیو دلی 11003، اور ای میل کے لیے pcibpp@gmail.com ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ای میلز ہیں، ان تمام ای میل جہاں آپ کو ای میل بھی کرنی ہوگی وہیں پر جو ہے از بخود جو ہے اس جگہ پر جا کر کے اگر آپ جو ہے پیش کرتے ہیں تحریری دستخط کے ساتھ تو اس کا وزن زیادہ ہوگا اور اس پر شاید جو ہے پریس کونسل آف انڈیا اس پر سنوائی کرے گی اور شکایت کو سنجیدگی سے لے گی۔ اس کے علاوہ آپ جب جائیں گے گوگل میں جائیے، اگر آپ کو انگریزی زیادہ سمجھ میں آتی ہے اور ہندی بھی شاید اس میں موجود ہے، آپ صرف یہ ٹائپ کریں کہ ہاؤ ٹو کمپلینٹ ان پریس کونسل آف انڈیا تو پورا کا پورا ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہم نے وہیں سے یہ ساری تفصیلات نکال کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ وہاں آپ کو نمبرات بھی مل جائیں گے، ایڈریس بھی مل جائیں گے، اور کس طرح ایک پروجیکٹ اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ میں آپ سے پھر بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں پورے کے پورے راستے اس وقت اپنانے ہوں گے، اس لیے کہ لگاتار جو نفرتیں اس وقت میں نے ویڈیو بھی دکھایا اور جو حالات اس وقت ایک ایک کر کے آ رہی ہیں وہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے یہ کچھ اہم ترین باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی۔ اب 2-3 باتیں بیان کر کے میں آپ لوگوں سے بریک لیتا ہوں۔ مہاراشٹر میں لاک ڈاؤن میں 23 امیروں کی مستی، پرنسپل سیکریٹری کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا
गया है। जी हाँ, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के पेश नज़र लॉकडाउन है और सबसे ज़्यादा हालात महाराष्ट्र में ख़राब हैं, जहां अब तक कोरोना इन्फेक्शन से तकरीबन 100 लोगों की मौत हो चुकी है और 1364 लोग अब तक इस वायरस की जद में आ चुके हैं। खुसूसी तौर पर मुंबई कोरोना इन्फेक्शन का हॉट स्पॉट बना हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे माहौल में भी कुछ बड़े और अमीर लोग कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई के मारूफ कारोबारी वाधवान ब्रदर्स ने भी कुछ ऐसा ही किया और काफी दिनों से घर में बंद रहकर उकता चुकी इस फैमिली के कई अरकान लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए सैर व सियाहत के मकसद से महाबलेश्वर निकल गए हैं। जब महाबलेश्वर की पुलिस को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने सभी को गिरफ्तार करके FIR दर्ज कर लिया है। अगर आप भी कहीं उकताहट से जानने का मकसद और प्लान बना रहे हैं तो आप घर में ही रुक जाएं। अगर आप सैर व सियाहत की कोशिश करेंगे तो पुलिस आपको उठा करके लॉकअप में बंद कर देगी। इसी तरह नाजरीन, तबलीगी मरकज़ के मुतासिरीन का अलग से कोरोना के चार्ट में जिक्र ना किया जाए, इस बात को जो है दिल्ली अक़लियती कमीशन ने मुतालबा किया है और इस वक्त बड़ी संजीदगी से इस मामले को ले रहे हैं। दिल्ली अक़लियती कमीशन ने अपने ख़त में हुकूमत दिल्ली के महकमे सेहत से मुतालबा किया है कि कोरोना वायरस के मुतासिरीन के बारे में अपने बयानात में तबलीगी मरकज़ का अलग से जिक्र ना करें। अलग से जिक्र करने की वजह से जो है बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है। पूरे हिंदुस्तान में नफरत का माहौल गर्म हुआ है। दिल्ली अक़लियती कमीशन के सदर डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान ने महकमे सेहत के डॉक्टर सेक्रेटरी को अपने ख़त में लिखा है, कोरोना वायरस के मुतासिरीन के बारे में आपके रोजाना बुलेटिन में मरकज तबलीग का खाना बना हुआ है। मुतासिरीन की इस तरह की बिला सोचे समझे दर्जाबंदी से गोदी मीडिया और हिंदुत्व ताकतों के इस्लाम दुश्मन एजेंडे को फायदा मिल रहा है और उसे बड़ी आसानी से पूरे मुल्क में मुसलमानों पर हमला करने का जरिया बना लिया गया है। इसका नतीजा यह है कि पूरे मुल्क में मुसलमानों के समाजी बायकाट की बात हो रही है। एक नौजवान की दिल्ली के शिमाली मगरबी जिले के गाँव हरिवली में लिंचिंग हो चुकी है और दूसरों पर हमले हो रहे हैं। अक़लियती कमीशन के खत में मजीद कहा गया है कि आलमी तंजीम सेहत के इमरजेंसी प्रोग्राम के डायरेक्टर माइक रयान ने 6 अप्रैल को कहा था कि हुकूमतों को कोरोना के मुतासिरीन की मजहबी या इसी तरह किसी और बुनियाद पर खानाबंदी नहीं करनी चाहिए। 2 दिन बाद उन्होंने दुनिया भर की हुकूमतों से कहा कि कोरोना के मामले में सियासत ना की जाए और लोगों की दर्जाबंदी मजहब की बुनियाद पर न की जाए। लेकिन पता है आपको, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है, यहाँ का गोदी मीडिया को TRP बढ़ाने के लिए मुसलमानों के अलावा कोई और मौजू उसको नज़र आता ही नहीं है। बस यूँ समझ लीजिए कि ये जो यहाँ की गोदी मीडिया इस वक्त पल रहे हैं वो मुसलमानों की बलबूते पर पल रहे हैं, इसलिए कि इनकी खबर में किसी भी दिन भर के खबरों में मुसलमान का तस्करा ना हो, टोपी वालों को ना दिखाया जाए, दाढ़ी वालों को दिखाया ना जाए तो इनकी TRP नहीं बढ़ती। लिहाजा लोगों के अंदर नफरत पैदा करने के लिए मुसलमानों का इनका इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। यही हाल है कि आज पूरी की पूरी मीडिया में जो 25% बता रहे हैं जो मुतासिर हैं तबलीग से वाबस्ता अफराद की, जबकि मुकम्मल रिपोर्ट नहीं है लेकिन जैसे बताई जा रही है, तो फिर 75% लोगों का तस्करा क्यों नहीं हो रहा है? 75 लोग जो मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें कई लोगों की मौत हो चुकी है, उन तमाम लोगों की मजहब की बुनियाद पर वो कहाँ से आए, क्यों कराए, किस देश से आए, उसका कोई तस्करा नहीं है। अलबत्ता 25% जो मुतासिर बताए जा रहे हैं उनको पकड़ करके पूरा का पूरा इल्ज़ाम जो है 25% जो तबलीगी, जबकि यह हकीकत नहीं है कि 25% भी उनकी मुकम्मल रिपोर्ट हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद 25% या 20% कह करके 80% अफराद जो मुतासिर हैं उनको छोड़ करके जो 20% के लोगों को पीछे पड़े हुए हैं ताकि पूरे मुल्क में जो है नफरत का माहौल बना सके। और फिर क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, वो सहारनपुर की 2 वीडियो में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि इन लोगों को ले जाते हैं और फिर कहीं बंद कर देते हैं क्वारंटाइन के नाम पर। अब ये देखिए सहारनपुर की वीडियो आई हुई है, हमारी सीधी बात के एक नाजिर हैं, उनके वालिद हैं, वो खुद बात कर रहे हैं कि जो है किस तरह उनको साफ तौर पे कहा गया इंतजामिया कि वो निजामुद्दीन नहीं गए, उनका रुख कोई यहाँ और दिया गया था जमात का और हमने दूसरे रुख में जा करके वापस लौटे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है उनको ले गए, क्वारंटाइन में रखा गया। फिर उसके बाद इनकी हालचाल जानने के लिए कुछ लोगों ने इनको फोन किया तो उनको भी ले गए और उनको भी पकड़कर लाए गए हैं। ये 2 वीडियोस अलग अलग हैं, इसमें बयान किया जा रहा है कि उनकी क्या सूरत हाल है क्वारंटाइन में रखने के बाद। आप इसको सुने और मैं चलते चलते मैं आप लोगों को इस बात की इत्तला कर दूं कि कल
ایوننگ پرائم ٹائم میں ہم نے کشمیر سری نگر کی ایک ویڈیو دکھائی تھی. ہم نے وہاں پہ کل واضح بھی کر دیا تھا کہ یہ کب اور کس وقت کی ویڈیو پتہ نہیں ہے, لیکن بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. تو کل ہمیں اس کی کھوج کر کے ہمارے بہت سارے ناظرین نے ہمیں فون کر کے اس بات کی اطلاع دی کہ یہ بہت پرانی ویڈیو ہے, جس میں کچھ مسلمانوں نے ان لوگوں کی ایک باڑھ آیا تھا, سیلاب آیا تھا, اس وقت ان کی مدد کی تھی. وہ اس وقت کی ویڈیو ہے جو اب اس وقت بہت زیادہ وائرل کی جا رہی ہے وہاں پر مسلمانوں کے حالت زار کو دیکھ کر کے. بہرکیف ناظرین, جو لوگ فیک خبریں پھیلا رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹی خبروں کو لا کر کے ملایا جا رہا ہے. ایسے حالات میں جو ریالٹی ہے اب وہ اس کو جو ہے پیش کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی جانب سے. آپ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ وہ جو ویڈیو ہے وہ پرانی ویڈیو ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری جماعت 12 آدمیوں کی دودلی بخار سے سہارنپور اسٹیشن پہنچی اور وہاں سہارنپور اسٹیشن سے ہم نے ٹکٹ لے لکھنؤ سہارنپور پیسنجر جو ٹرین ہے اس کے اندر ہم نے سفر کیا اور 3 تاریخ کو ہم نے سفر طے کیا. 3 کے بعد پھر ہم 4 تاریخ کو صبح 4:30-5 بجے ہم لکھنؤ ریلوے اسٹیشن پہنچے اور پھر وہاں سے ہم جو لکھنؤ کا مرکز ہے وہاں پر آئے. وہاں سے پھر ہم آگے کا رخ دیا گیا. تو ہم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ تم یہاں سے دلی گئے سہارنپور سے اور دلی سے پھر تم لکھنؤ آئے ہیں. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جس کو رچا جا رہا ہے. ہم نے بالکل ایسا نہیں, ہم دلی بالکل نہیں گئے, نہ دلی کوئی ہمیں جماعت ملی, نہ دلی کوئی ہمیں آدمی ملا. ہم ڈائریکٹ سہارنپور سے لکھنؤ آئے ہیں. ہمارے پاس ٹکٹ موجود ہیں, ہم نے وہاں سے ٹکٹ لیا ہے, پیسنجر کا ٹکٹ لیا اور ٹکٹ ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں, ہم ان کو بھی دکھا دیں گے. تو اس لیے اور ہمارے میں کسی میں کوئی نہ کوئی کسی کو کھانسی نزلہ کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہے, جبکہ موسم بھی تبدیل ہو جاتی ہے لیکن وہ بھی نہیں ہے. لیکن ہمیں پھر بھی ہمارا ٹیسٹ کرنے کے بعد ہم کو بتلایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر لکشن پائے جا رہے ہیں. تو ایک جھوٹی افواہ ہے بالکل, یہ اس کو جو رچا جا رہا ہے. تو اس لیے ہم یہ ویڈیو ڈالنا چاہ رہے ہیں تاکہ جو ہمارے جتنے ملنے جلنے والے وہ پریشان نہ ہو. ہم بالکل سب تندرست ہیں اور یہ ایک سازش رچی جا رہی ہے دلی مرکز کو بدنام کرنے کے لیے. اور کل سے ہمارے پاس آیا اور ہم کو یہاں سے ڈال کر کے اگر ہمارے اندر لکشن پائے جا رہے ہیں تو ہمارا علاج کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں آتے یہاں پر ہمیں دیکھنے کے لیے. نہ کوئی ادھیکاری آتا ہے, نہ کوئی ڈاکٹر, نہ ہاسپٹل کا کوئی بڑا ادھیکاری, نہ کوئی نرس ہمیں کوئی دوائی بھی نہیں دے رہا ہے. جب ہمارے اندر کوئی لکشن پائے جا رہے ہیں تو پھر اس کا علاج کیوں نہیں کرتے. یہ سیدھی سی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی لکشن والی بات نہیں ہے جس کو یہ بول رہے ہیں. یہ صرف ایک مرکز کو بدنام کرنے والی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے. اگر ہمارے اندر کچھ بیماری ہے تو اس کا علاج کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں آتے. ہمیں یہاں ڈال کر کے پتہ بھی نہیں کر لیتے کہ کون کیا طبیعت ہے تمہاری, اور ہم کو بتلایا بھی نہیں اب تک کہ تمہارا یہ ٹیسٹ ہوا تھا, تمہارے ٹیسٹ میں یہ نیگیٹو آیا ہے یا پازیٹو آیا ہے, کیا آیا ہے. ہم کو لیکن ہمیں والد کا نام ہے اور ابھی تک کوئی کسی بھی طرح کا کھانا نہ پینا, کسی بھی طرح کی کوئی سہولت نہیں دی گئی ہم کو. یہاں دنیا بھر کے مچھر ہیں, گندگی ہے, سمجھ گئے, صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے, پانی بھرا ہوا ہے ادھر ادھر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بھائی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین.